लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। टॉपिक है विमुद्रीकरण। आज आप लोगों को विमुद्रीकरण का अर्थ, इसका उद्देश्य, कब कब विमुद्रीकरण हुआ, विमुद्रीकरण होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टॉपिक यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही यूपी के आगामी एग्ज़ाम और एसआई का एग्ज़ाम, जेल वार्डन का एग्ज़ाम, कांस्टेबल, पीएससी, हेड ऑपरेटर, उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विमुद्रीकरण का अर्थ दोस्त होता क्या है। इसका अर्थ होता है नोटबंदी। नोटबंदी, इसका मतलब क्या है? पुरानी मुद्रा के चलन को बाहर कर देना और उसके चलन को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना। अब ये मुद्रा क्या होता है? मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा। मान के चलिए अभी हाल फिलहाल में 500 का नोट चल रहा है। जब सरकार को लगेगा कि काला बाजारी, जाली नोट बाजार में आ गए हैं, तो उस 500 के नोट को चलन से बाहर कर देगी सरकार और उसके स्थान पर हो सकता है 500 का लाए, हो सकता है 1000 का लाए, हो सकता है 300 का लाए, है ना। तो पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर उसके स्थान पर नई मुद्रा चलाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है दोस्त। इसे शॉर्ट में आप लोग नोटबंदी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण से आशय किसी देश की मुद्रा का सरकार द्वारा अवैध घोषित किया जाना है ना। अवैध घोषित किया जाना यानी इनवैलिड करेंसी आप लोग बोल सकते हो। ध्यान से सुनिए मेरी इन लाइनों को। विमुद्रीकरण से आशय किसी देश की मुद्रा का सरकार द्वारा अवैध घोषित किया जाना है जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा उसके स्थान पर प्रचलन में लेकर आती है, तो इसी कंडीशन को विमुद्रीकरण नाम दिया जाता है दोस्त, याद रखना। दूसरा, विमुद्रीकरण के अगर आप लोगों से उद्देश्य से पूछे जाए कि विमुद्रीकरण किया क्यों जाता है। देखिए, जब बाजार में काला धन एक चरम सीमा पर होता है, ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं। दूसरा, जाली नोट, जाली मतलब नकली नोटों का कारोबार आ जाता है। ठीक, डिजिटल माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए भी विमुद्रीकरण किया जाता है। भ्रष्टाचार पर रोक लाने के लिए, नशे के कारोबार तथा अवैध तस्करी पर रोक के लिए भी विमुद्रीकरण लाते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेन देन पर रोक करने के लिए भी विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक, विमुद्रीकरण के प्रभाव 3 तौर पर आते हैं। आपसे पूछेगा विमुद्रीकरण के प्रभाव कितने तौर पर पड़ते हैं? 3 तौर पे। एक होता है आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक इफेक्ट, दूसरा पॉलिटिकल इफेक्ट यानी राजनीतिक प्रभाव, और तीसरा आता है सोशल इफेक्ट यानी सामाजिक प्रभाव। ये 3 प्रकार का प्रभाव जो है वो पड़ता है। दूसरा, आज डिटेल से जानते हैं कि आखिर विमुद्रीकरण होता क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। देखिए, विमुद्रीकरण का अर्थ होता है नोटबंदी। ध्यान से सुनिए, पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर यानी जो मुद्रा, जो रुपया पैसा चल रहा होगा वर्तमान में, है ना, उसको चलन से बाहर कर समाप्त कर नई मुद्रा चलाना ही विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहलाता है। अब जरूरी नहीं है उसके स्थान पर नई मुद्रा चलाई जाए। विमुद्रीकरण का अर्थ ये भी हो सकता है पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना। हो सकता है सरकार उसके स्थान में मुद्रा ना चलाए, जो और करेंसी चल रही है उसको चलने दे, ये भी तो हो सकता है। देखिए, उद्देश्य यहाँ भी लिखा हुआ, काले धन की जमाखोरी पर रोक, जाली नोटों के कारोबार पर रोक, डिजिटल लेन देन, है ना, में वृद्धि कराना विमुद्रीकरण, और भ्रष्टाचार पर रोक के लिए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आगे मैं बात करता हूँ मुद्रा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, मुद्रा के प्रकार आपने देखा होगा, सिक्के, आप 10 रुपये का सिक्का, 1, 5 इस प्रकार के सिक्के देख चुके हैं। तो एक तो मुद्रा का प्रकार सिक्का होता है। दूसरा, नोट आपने देखा होगा, 100 का, 50 का, 5 का, 10 का, 20 का, 500 का, 1000 का। 2000 का नोट भी था लेकिन 2023 में उसे चलन से बाहर कर दिया गया।
है ना। तीसरा मुद्रा का प्रकार होता डिजिटल करेंसी, जिसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि आपने यूपीआई वगैरह से पेमेंट डाल दी तो ये डिजिटल करेंसी में भी आती है। तो मुद्रा के कुल मिलाकर अगर आपसे प्रकार पूछे तो 3 प्रकार दोस्त होते हैं, सिक्के, नोट, डिजिटल करेंसी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जारी कौन करता है मुद्रा को? भारत में मुद्रा को जारी कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, भारत में मुद्रा को जारी करती है भारत सरकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये मुद्रा को जारी करते हैं। मुद्रा भाई आपकी पूर्ति का एक साधन है, आपकी आजीविका चलाने का एक साधन है ना। मुद्रा आप लोग अपने सामान्य शब्दों में कह सकते हैं भाई, आपको जो करेंसी है उसके बदले आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, वही मुद्रा कहलाता है। याद रखो, मुद्रा को करेंसी भी आप लोग बोलते हैं। देखिए, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपसे पूछेगा आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। अगर आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछे यानी मुख्यालय पूछे तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्त, है ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, याद रखना। इसकी मेन ब्रांच आरबीआई की वो आपको देखने के लिए मिलेगी मुंबई महाराष्ट्र। आगे बढ़ते इसी प्रकार से भारत सरकार। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं, क्योंकि नोटों की छपाई का काम है, सिक्कों की ढलाई का काम है। अब ये काम भी हुआ होगा, किसने किया होगा? देखिए, हमने आपको बताया मुद्रा को छापा जाता है भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार के साथ साथ आरबीआई के द्वारा। दोनों ही प्रकार से मुद्रा को जारी किया जाता है। आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व रहती है और भारत सरकार ने भी इसका जो टेंडर है वो किसे दे रखा है नोट छापने का? तो देखिए, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय भाई कई सारे मंत्रालय हैं भारत में, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है भैया। तो देखिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है आर्थिक मामलों का विभाग, जो इकोनॉमिक कंडीशन को देखता है, आर्थिक मामलों का विभाग, है ना। उसके अंतर्गत एक कंपनी आती है, किसके? वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? SPMCIL, ये एक कंपनी है। ये काम क्या करती है भाई? जब ये कंपनी है, बताऊंगा, नोट बनाती भी है, सिक्कों की ढलाई मुद्रण का काम भी करती है ना। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से हम लोग जानेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और उसके भी अंतर्गत, क्योंकि वित्त मंत्रालय के भी कई सारे पार्ट हैं, उसी के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है एक आर्थिक मामलों का विभाग, और उसके अंतर्गत उसने भी एक कंपनी को हायर कर रखा है। आर्थिक मामलों के विभाग ने भी, वो कंपनी है SPMCIL, ये एक कंपनी है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ये SPMCIL कंपनी, इसकी पहले फुल फॉर्म जान लो। ये फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये SPMCIL की फुल फॉर्म है। और ये SPMCIL कंपनी किसके अंतर्गत काम करती है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत ये काम करती है, ठीक है ना। इसका काम क्या है दोस्त? ये क्यों हायर की भारत सरकार ने, है ना। चलिए, भारत सरकार की मुद्रण, यानी मुद्रण का मतलब छपाई, और ढलाई, ढलाई का मतलब साइज वगैरह नियंत्रित करना। तो भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार है कौन? इसका काम है भारत सरकार की मुद्रण और ढलाई गतिविधियों के काम को संचालित करना। अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है, ये जो कंपनी है SPMCIL, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। तो क्या वर्ष 2006 से पहले भारत में नोट नहीं थे? क्या नोट थे? किस प्रकार से, क्या क्या कंडीशन बनी, आप लोग ध्यान से वीडियो देखते चलिए, डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। 13 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था, पंजीकरण कराया गया था, और 13 फरवरी को इसकी स्थापना हो गई थी वर्ष 2006 में। तो वर्ष 2006 में SPMCIL कंपनी की भारत में स्थापना हुई। इसका काम है भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधियों के संचालन को, काम को मतलब देखना। अच्छा, आपसे पूछ सकता है, ये जो SPMCIL है, ये कैसा निकाय है? ये संविधान में कहीं इसका कोई उल्लेख है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है,
ये संविधिक निकाय है। ये कौन सा निकाय है दोस्त? संविधिक निकाय। संविधिक निकाय का मतलब होता है जिसका निर्माण संसद की प्रक्रिया के द्वारा किया गया हो। इसका जिक्र संविधान में नहीं है। SPMCIL का जिक्र संविधान में नहीं है। इसे संसदीय विधि के द्वारा निर्गमित किया गया है, बनाया गया है। आपसे पूछ सकता है, ये भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के जो अधीन कंपनी काम करती है SPMCIL, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में भी जवाहर व्यापार भवन जनपद में इसका मुख्यालय है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है SPMCIL की स्थापना कब हुई? 13 फरवरी, है ना, 2006 को। इसका पंजीकरण कब हुआ? 13 जनवरी 2006 को इसका पंजीकरण हुआ। क्या काम करती है? मुद्रण और ढलाई गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। ये कैसा निकाय है जी? ये एक संविधिक निकाय है जिसका निर्माण, है ना, संसदीय विधि द्वारा हुआ है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। SPMCIL के बारे में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। देखिए, SPMCIL, इसकी 4 टकसालें हैं। टकसाल का मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर सिक्के वगैरह की ढलाई होती है, जहाँ पर ढलाई का काम किया जाता है ना भाई। टकसाल का मतलब ही होता है ये, जहाँ पर ढालने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हों, टकसाल। तो इसकी 4 टकसाल है। आपसे पूछ सकता है SPMCIL की टकसाल कितनी है? 4 टकसाल हैं भाई। कहाँ कहाँ इसकी टकसाल? मुंबई में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है। तो आपसे पूछ सकता है भाई कहाँ SPMCIL की टकसाल नहीं है? इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कोई और देगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। SPMCIL, इसकी सिक्योरिटी प्रेस कितनी है? तो SPMCIL की 2 सिक्योरिटी प्रेस है, याद रखना। एक है ISP नासिक। ISP नासिक, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इसकी स्थापना 1925 को हुई थी। तो SPMCIL ये कंपनी है। इसके ब्यौरे में आप लोग मतलब अपने दिमाग में इसको समझ रखिए, इसकी ब्यौरे, इसकी जानकारी के बारे में। तो इसकी 2 सिक्योरिटी प्रेस है। आपसे पूछेगा SPMCIL की कितनी सिक्योरिटी प्रेस है? 2। एक है ISP नासिक, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, स्थापना हुई थी 1925। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ISP नासिक की स्थापना कब हुई? जो कि किसका सिक्योरिटी प्रेस है? SPMCIL का सिक्योरिटी प्रेस है। दूसरी इसकी प्रेस है SSP हैदराबाद, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इसकी फुल फॉर्म है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, स्थापना जानना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और तीसरी चीज़ इसके बारे में बात करते हैं। SPMCIL, इस कंपनी की करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर ये छापते नोट वगैरह, है ना। करेंसी नोट प्रेस, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी पहली है, इसमें CNP नासिक, CNP करेंसी नोट प्रेस नासिक MH, एक तो वहाँ पे है। एक है BNP बैंक नोट प्रेस देवास MP। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास, देवास एक जगह है MP में। BNP बैंक नोट प्रेस, है ना, ये देवास में है, याद रखना। और करेंसी प्रेस की मैं बात करता हूँ तो 2 इसकी करेंसी प्रेस हैं। CNP करेंसी नोट प्रेस, है ना, करेंसी नोट प्रेस, ये कहाँ पे है? ये नासिक में भी है, MH महाराष्ट्र में है, नासिक, याद रखना। और एक है बैंक नोट प्रेस, ये इसकी देवास में है, याद रखो, MP में। आगे बात करता हूँ। देखिए अब बात करते हैं, ये तो मैंने SPMCIL के बारे में आपको ब्यौरा दे दिया, कितनी टकसालें हैं, कितनी सिक्योरिटी प्रेस हैं, कहाँ पे BNP है यानी बैंक नोट प्रेस है, कहाँ पे CNP है ना, ये सारी जानकारी दी। अब मैं बात करता हूँ, RBI भी नोट छापती है। RBI अपने नोटों को कहाँ पे छापती है? RBI का क्या काम करती है? मैंने आपको दो तरीके बताए थे नोट छापने के। एक तो भारत सरकार, और भारत सरकार ने भी किसे टेंडर दे रखा है? SPMCIL कंपनी को, जो कि ये भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अंतर्गत SPMCIL को शामिल किया गया है। और इसे ही नोट ढालने का ये जो सारा काम है, मुद्रण का, वो दे रखा है। अब भैया दूसरा काम RBI भी नोट छापने का करती है। तो RBI के अंतर्गत भी एक प्रभाग है। आपने भाई RBI के अंतर्गत भी तो कोई प्रभाग होगा, विभाग होगा, उसी के अंतर्गत तो नोट छपेंगे। अब RBI कोई ज़रूरी थोड़ी ना, RBI के पास में बहुत सारे काम हैं, उसने भी अपने डिपार्टमेंट बना रखे होंगे। जैसे कि कोई कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है ना भाई, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही RBI के अंतर्गत भी एक प्रभाग है ना, तो उस प्रभाग का नाम है BR, है ना, BRBNM। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ये एक प्रभाग है
आरबीआई के अंतर्गत। बैंक बैंक नहीं है, BRBNM यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ध्यान देना भाई, आरबीआई के अंतर्गत कौन सा प्रभाग है जो इस काम को देखता है, तो वो देखता है BRBNM। इस BRBNM की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 3 फरवरी को, याद रखो। और है ना, तो स्थापना जो हुई थी 3 फरवरी 1995 को, इसकी स्थापना बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग को पूरा करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में और जानकारी दूंगा। तो देखिए, BRBNM इसकी 2 प्रेस भी है, प्रेस जहाँ पे छपाई होती है। एक है मैसूर कर्नाटक में BRBNM इसकी प्रेस है। आपसे पूछेगा BRBNM की प्रेस कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मैसूर कर्नाटक में। और दूसरी प्रेस है सालबोनी वेस्ट बंगाल में। सालबोनी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी BRBNM की प्रेस है, याद रखना। आगे इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं और आपसे करना चाहूँगा। स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1995 को। इसकी स्थापना बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग पूरा करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। इस कंपनी ने BRBNM, ये जो विभाग है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, इसने वर्ष 2016-2017 में लगभग 20,000 मिलियन, क्योंकि हज़ार लाख नहीं है, 20,000 मिलियन से अधिक नोट छापकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। तो आपसे पूछ सकता है BRBNM ने वर्ष 2016-17 में कितने नोट, तो लगभग 20,000 मिलियन से अधिक नोट छापे, एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था, याद रखना ऐसा करने वाला। आगे मैं बात करता हूँ अब करेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिक्के के बारे में और फिर नोट के बारे में बात करूंगा। देखिए, अगला पॉइंट डालिए सिक्के। सिक्के का निर्माण किस प्रकार से होता है? छापने की अनुमति कहाँ से मिलती है सिक्के को? देखिए भाई, सिक्का जो बना हुआ होता है, आपने देखा होगा, सिक्के को कॉइन कहते हैं। ये फेरिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आपसे पूछेगा सिक्के का निर्माण किससे होता है? फेरिक स्टेनलेस स्टील। और आगे क्यूप्रो निकेल भी इसका मतलब निर्माण में सहायक होता है। क्यूप्रो निकेल से भी सिक्का बनता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से भी सिक्का बनता है। निर्माण किससे होता है सिक्के का? फेरिक स्टेनलेस स्टील, आगे क्यूप्रो निकेल, नेक्स्ट एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से भी इसका निर्माण होता है। आगे मैं बात करता हूँ अनुमति कहाँ से मिलती है। तो देखिए, सिक्के छापने की जो अनुमति मिलती है वो कॉइन एज एक्ट 2011 प्रदान करता है। 2011 आपसे पूछेगा, यह अनुमति देता है सिक्के ढालने की। और अनुमति ये मिलती है कि आप 1 रुपये से लेके लगभग 1,000 रुपये तक का सिक्का छाप सकते हो। कौन देता है ना, कौन देता है अनुमति? कॉइन एज एक्ट 2011 यह अनुमति देता है सिक्के ढालने की, याद रखना। ठीक है भैया, ढालने की, छापने की। ठीक है भैया, सिक्के की छपाई नहीं होती है, सिक्के को ढाला जाता है। आगे बात करते हैं, 1 रुपये से लेकर 1,000 तक के सिक्के जारी कर सकते हैं, ये प्रावधान किया गया। आगे बात बात करेंगे नोट के बारे में, क्योंकि अभी तक सिक्के के बारे में बताया था मैंने। तो देखिए भाई, आरबीआई एक्ट वो 2011 का एक्ट था। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। नोट को, याद रखना, नोट को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। धारा कौन सी थी? 22। एक्ट कौन सा था? अधिनियम कौन सा था? 1934। आरबीआई इसी के तहत, है ना, नोटों को निर्गमित करती है और एकमात्र अधिकार इसी के पास है। आगे बात करते हैं, नोट कहाँ से कहाँ तक के जारी किए जा सकते हैं। तो 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट जारी किया जा सकता है। ये अधिकार प्राप्त है आरबीआई को किस एक्ट के तहत? 1914, है ना, 1934 की धारा 22, 14 नहीं है, 1934 की धारा 22 के अनुसार, है ना, ये प्रावधान किया गया है, याद रखना। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय नोट पर 17 भाषाएं शामिल हैं। और भारतीय नोट के पैनल में कितनी भाषाएं हैं? तो पैनल में दोस्त 15 भाषाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आपसे पूछ सकता है आरबीआई नोट किस एक्ट के तहत छापती है? एक्ट था, अधिनियम था 1934 का, धारा 22 के अनुसार, है ना, याद रखना। 1 रुपये से लेकर 1,000 तक के नोट जारी कर सकती है आरबीआई। आगे बात करते हैं हस्ताक्षर के बारे में, है ना भाई, जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर कौन करता है?
देखिए, अगर 1 रुपये का नोट है तो उस पर वित्त सचिव हस्ताक्षर करेगा, क्वेश्चन आ चुका है। 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? वित्त सचिव। आगे जो शेष सभी नोट है 500, 1000, 2000 है ना, 5000, इन सभी नोटों पर साइन करने का जो अधिकार रहता है वो आरबीआई के गवर्नर को रहता है। दोस्त याद रखना, आरबीआई शेष सभी नोटों पर आरबीआई का गवर्नर के साइन रहते हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव। आगे मैं बात करता हूं अब भारत में विमुद्रीकरण के बारे में। ये अभी तक इंटरनेशनल लेवल तक की जानकारी आपको मिली थी। भारत में विमुद्रीकरण कुल कितनी बार हुआ है? भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। याद रखना, आपसे पूछ सकता है भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है? 3 बार। भारत में स्वतंत्रता के बाद विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है? 2। भारत में स्वतंत्रता से पहले विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ था? 3। जब कुल 1 बार, जब कुल 3 बार हुआ है और स्वतंत्रता के बाद 2 बार, तो स्वतंत्रता से पहले कितनी बार हुआ होगा? 1 बार मात्र। देखिए, अब डालते हैं भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण याद रखना, यानी कि नोटबंदी पहली बार कब हुई। तो देखिए, डेट थी 12 जनवरी 1946, है ना। 12 जनवरी 1946 को घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1946 को बंद कर दिए गए थे। कौन से नोट थे? तो कौन से नोट थे? 1000 और 10,000 के नोट। 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 12 जनवरी 1946 को घोषणा कर दी गई थी और 26 जनवरी 1946 से इसे बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों में भी गवर्नर कौन था उस समय 1946 में? तो सर आर्ची बाल। सर आर्ची बाल ने ये घोषणा की थी, याद रखना। 12 जनवरी 1946 को घोषणा की कि भाई जो 1000 और 10,000 के नोट हैं इनको बंद माना जाए, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, याद रखो। अब कंडीशन क्या हुई? ये नोट यहाँ पर बंद कर दिए गए। 1000 और 10,000 के नोट बंद कब? 12 जनवरी 1946 को घोषणा करने के बाद 26 जनवरी 1946 से बंद। फिर 1954 में क्या हुआ? 1954 में फिर भारत ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट फिर से जारी कर दिए। तो आपसे पूछ सकता है पुनः 1000, 5000 और 10,000 के नोट कब जारी किए गए? 1954, 1954। बताइए, 10,000 के नोट भी थे और आज 2000 के नोट को भी बंद करना पड़ गया सरकार को। उस समय 10,000 के भी थे, ठीक है ना। याद रखना, 1954 में फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट जारी कर दिए गए थे। आगे मैं बात करता हूँ सेकंड टाइम की। सेकंड टाइम की नोटबंदी के समय क्या क्या कंडीशन थी? आपसे पूछे सेकंड टाइम नोटबंदी कब हुई? 16 जनवरी 1978 को हुई थी, याद रखना। 16 जनवरी 1978 को, है ना, सेकंड टाइम नोटबंदी हुई भारत में, विमुद्रीकरण हुआ दूसरी बार। राष्ट्रपति कौन था दूसरी बार के लिए? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की है ये नोटबंदी। तो याद रखना, जो स्वतंत्रता के बाद दूसरे नंबर की, है ना, स्वतंत्रता के बाद तो वैसे पहले नंबर की थी, ये 2016 में हुई तो दूसरे नंबर की, लेकिन टोटल मिला के दूसरे नंबर की थी। तो उस समय जब सेकंड टाइम नोटबंदी हुई थी, भारत का राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीवन रेड्डी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। दूसरी नोटबंदी के समय पीएम थे। आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर थे दूसरी बार की नोटबंदी के समय। वित्त मंत्री कौन थे उस समय? हीरा भाई एम पटेल थे, याद रखो। और हुआ क्या था? 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 5000 और 10,000 के नोट 1978 में ही बंद हो गए थे, उसके बाद में चले नहीं है फिर आज तक, ये याद रखना है चीज़, ठीक ना। तो वित्त मंत्री थे हीरा भाई एम पटेल दूसरी नोटबंदी के समय, और आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल, मोरारजी देसाई पीएम थे, राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी थे। 16 जनवरी 1978 को ये घोषणा कर दी गई थी। अब बात आती है थर्ड टाइम की नोटबंदी से। तीसरी बार नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016। ये नोटबंदी आपने जरूर देखी होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मोदी जी। आरबीआई के गवर्नर कौन थे नोटबंदी के समय, तीसरी बार की नोटबंदी के समय? आर उर्जित पटेल, उर्जित आर पटेल ऐसे भी बोल सकते हो। वित्त मंत्री कौन थे तीसरी बार की नोटबंदी के समय 2016 में? अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। अच्छा, किया क्या गया था? 500 व 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, उसके स्थान पर 500 व 2000 का नोट शुरू कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है ना। 500 व 1000 के नोट निष्क्रिय किए गए थे, ठीक है ना, यही कालेबाजारी को रोकने के लिए, और इनके स्थान पर 500 का दूसरा और 2000 का नोट और शुरू कर दिया गया था। अच्छा, कंडीशन क्या थी? 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि को लगभग 8 बजे के करीब पीएम ने देश को संबोधित किया और उसी समय ये बोला
कि आज रात मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 को ही आज रात मध्य रात्रि से 500 व 1000 के नोट अवैध माने जाएंगे, अवैध घोषित कर दिए थे, इनवैलिड। अच्छा, कंडीशन क्या हुई फिर? 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक 500 व 1000 रुपये के नोट जो बदले जा सकते थे, बैंक व डाक घर में, है ना, खातों में जमा करने का प्रावधान किया गया था। कौन सी डेट थी? 10 नवंबर से, यानी कि 2 दिन बाद। 8 नवंबर को घोषणा कर दी मध्य रात्रि पे, ठीक है भैया। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक टारगेट रखा गया 2016 में कि 500 व 1000 रुपये के नोट बैंक व डाकघर में खातों में जमा किए जाने का प्रावधान है। यदि कोई इस सीमा में नोट जमा नहीं कर पाया 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक, तो फिर उसे टाइम दिया गया कि आरबीआई की मुख्य ब्रांच जाए, यानी कि मुंबई जाए। मुख्य ब्रांच तो आरबीआई की मुंबई है, मुख्य ब्रांच में वो जमा कर सकता है। मुख्य ब्रांच में कब तक जमा कर सकता है? 31 मार्च 2017 डेट दिया गया कि भाई ये जो डेट है 10 नवंबर से 30 दिसंबर, इसमें यदि कोई अपने पैसे को बदल नहीं पाया, जमा नहीं कर पाया बैंक में, तो फिर समय दिया गया भाई आरबीआई की मेन ब्रांच जाओ। आरबीआई की मेन ब्रांच जाओगे, वहाँ से आप फिर अपना पैसा बदल पाओगे। 31 मार्च 2017 ये डेट रखी गई थी। फिर इसे और बढ़ा दिया गया था, तो फिर इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर 2017 कर दिया गया था। 15 दिसंबर 2017 तक आरबीआई की मेन ब्रांच में आप लोग अपना पैसा बदल सकते थे। पहली डेट क्या थी? 10 नवंबर से 30 दिसंबर। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे बढ़िए भाई, अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड। कुल कितनी मुद्रा थी जिसे बंद कर उसके स्थान पर दोबारा से नोट चलाए गए थे? तो 500 व 1000 के नोटों की जो कुल कीमत थी वो थी 15.44 लाख करोड़। यह पूरे कैश का लगभग 86% था। पूरे कैश का। तो आपसे पूछ सकता है कुल मुद्रा कितनी थी? 500 व 1000 के नोट जो बंद किए गए थे 8 नवंबर 2016 को, तो उनकी कुल जो कीमत थी 15.44 लाख करोड़ थी। यह पूरे कैश का लगभग 86% था। बैंक तक वापस कितना पहुंचा इसमें से धन? तो ये पहुंच गया था 15.28 लाख, है ना, 15.28 लाख करोड़ रुपया वापस पहुंच गया था। लगभग 99.3% पैसा वापस पहुंच गया था बैंक में। याद रखना ये चीज़ याद रखना। कुल कैश का कितना प्रतिशत था? 500 व 1000 के नोटों का 86%। कीमत कितनी थी? टोटल धनराशि 15.44 लाख करोड़ रुपया था। बैंक तक वापस कितना पहुंचा? जमा कितना कर पाई पब्लिक? 15.28 लाख रुपया। लगभग 99.3% पैसा वापस पहुंच गया था गवर्नमेंट के पास। लेकिन 2023 की स्थिति एक बार फिर बनी। 2023 में दोस्त क्या हुआ? 2000 के नोट को बैंक द्वारा वापस ले लिया गया। यह कुल कैश का 10.8% था। 10.8% आपके बाजार में, मार्केट में बैंक के पास 2000 के नोट थे। और 2000 के नोट को जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई थी वो 30 सितंबर 2023 रखी गई थी। 30 सितंबर 2023 तक आप अपना 2000 का नोट बैंक में जमा करा सकते थे, ये डेट थी। तो 2023 में आपका जो 2000 का नोट है वो भी बंद किया जा चुका है। आगे एक पॉइंट है, तत्काल आवश्यकता के लिए किसी भी बैंक, देखिए जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो आपकी ज़रूरत भी उसी हिसाब से थी। तो हुआ क्या था? तत्काल आवश्यकता यदि किसी को थी, इमरजेंसी थी, तो मतलब उसके लिए किसी भी बैंक या डाकघर शाखा से 10 से 24 नवंबर 2016 तक पहचान पत्र के साथ नोट बदल सकते थे। ये डेट रखी गई थी भाई, किसी को इमरजेंसी ज़्यादा है तो वो 10 से 24 नवंबर 2016 तक पहचान पत्र दिखाकर अपना नोट बदल सकता है। आगे शुरुआत में जो निकासी सीमा रखी गई थी वो केवल 20,000 रुपये रखी गई थी कि आप केवल 20,000 रुपये बैंक से निकाल सकते शुरुआत में। लेकिन 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर उसे बढ़ाकर 24,000 रुपये कर दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है शुरुआत में निकासी की कीमत कितनी थी? 20,000, लेकिन 14 नवंबर को बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया? 24,000 कर दिया गया था। शादी ब्याह वाला यदि कोई परिवार था तो वो लगभग बैंक से उस समय 2.5 लाख रुपया ही निकाल सकता था, केवल 2.5 लाख रुपया। और बहुत कोरोना में बहुत सारे ब्याह हुए थे, आपको पता है ना। जिसका नहीं होना था उसका भी ब्याह हो गया था कोरोना में। याद रखो ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन में। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा देखिए।
1935 से 38 तक जो नोट चलते थे उन पर आप लोग चित्र सोचिए, चित्र कौन सा था। 1935 से 1938 तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट चलते थे। तो आपसे पूछ सकता है भाई कौन से नोट चलते थे। 1935 से 1938 तक जॉर्ज पंचम का चित्र था, वो नोट चलते थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को नोटों का निर्गमन करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। आगे, आरबीआई के द्वारा जारी प्रथम नोट कितने रुपए का था। तो आरबीआई के द्वारा जारी जो नोट था प्रथम, वो 5 रुपए का था। 1938 में ये छापा था, 1938 में छापा था। स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई द्वारा जारी जो नोट था, है ना, वो कितने का था। स्वतंत्रता के बाद 1 रुपये का छापा था 1949 में। ये स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई द्वारा जारी प्रथम नोट था। और आरबीआई के द्वारा सबसे पहले नोट स्वतंत्रता से पहले वो 5 रुपये का था 1938 में। स्वतंत्रता के बाद 1949 में 1 रुपये का नोट था। आगे बात करते हैं 1938 से 1947 तक जॉर्ज सप्टम, है ना, के चित्र वाले नोट थे। तो 1938 से 1947 तक जॉर्ज सप्टम के चित्र वाले नोट चलते थे। आप लोग जितना ध्यान रख सकते रख लो इसमें से। 1947 से 1996 तक जो भारत के नोट था उस पे अशोक स्तंभ का चित्र था। तो आपसे पूछ सकता है अशोक स्तंभ। अच्छा, महात्मा गांधी का चित्र कब आया भाई। 1996, है ना, 1996 से अब तक महात्मा गांधी का चित्र चलता आ रहा है नोट पे। लेकिन उससे पहले 1947 से 1996 तक अशोक स्तंभ था, अशोक स्तंभ याद रखो। और 1996 में से महात्मा गांधी जी का चित्र चलता रहा है। 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र छपा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना भैया। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है भाई। 1996 से अब तक महात्मा गांधी का चित्र छपा आ रहा है, 96 से शुरू हुआ था, लेकिन ये 1987 में पहली बार 500 के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र छापा जा चुका था और फिर लगातार सभी नोटों पर आ रहा है। ये 500 का नोट था केवल जिस पे छपा था 1987 में, और 1996 से अब तक लगातार गांधी जी आ रहे हैं सभी नोटों पे। हो सकता है एक नोट पर, 2 नोट पर प्रयोग करके देखा गया हो पहली बार। देखिए मैं बात करता हूँ 2005 में। 2005 में क्या हुआ था, नोटों पर छपाई और वर्ष लिखना प्रारंभ हो गया था। तो जो नोट आता है ना उस पर वर्ष लिखा आता है कि 2015 में, 2014 में, 1947 में, इस प्रकार से नोट के पीछे जो सन लिखा रहता है। तो नोट पर छपाई और वर्ष लिखना प्रारंभ हुआ था 2005 में, याद रखो। 1957 की कंडीशन क्या थी, है ना, 1957 तक भारतीय रुपए को आनों में डिवाइडेड किया गया था। आपसे पूछ सकता है 1957 तक भारत का रुपया किस में विभक्त था। आने चलते थे तब, आने, एक आने या 1 रुपये बराबर 16 आना हुआ करता था। आपसे पूछ सकता है 1 रुपये बराबर कितने आने, 16 आने। और 1957 तक आनों में ही डिवाइडेड था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जो रुपए का सिंबल है ना, ये वाला रुपए का सिंबल, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सिंबल तैयार किया था डी उदय कुमार ने तैयार किया था। याद रखना ये चीज़। 1957 तक भारतीय रुपया आनों में डिवाइडेड था। 1 रुपया में 16 आने हुआ करते थे। रुपये का सिंबल जो तैयार किया था डी उदय कुमार ने तैयार किया था। आगे मैं बात करता हूँ मुद्रा का अवमूल्यन, यानी अपनी मुद्रा का मूल्य गिराना। अपनी मुद्रा का मूल्य गिराना ये भी हो चुका है। भारत 3 बार ये काम कर चुका है। विमुद्रीकरण भी 3 बार हुआ है, नोटबंदी, और मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा को गिराया भी। पहले भारत के रुपया की बहुत कीमत थी, लेकिन इन्होंने गिरा गिरा कर भारत के रुपये को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। तो पहली बार 1949 में गिराया गया था मुद्रा का अवमूल्यन, पहली बार 1949, फिर 1966 में हुआ, फिर बाद में 1991, यानी मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। याद रखो, मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। देखिए, सिक्के के बारे में पढ़ लिया, नोट के बारे में जान लिया, है ना, मुद्रा के अवमूल्यन के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने तीसरा प्रकार डिजिटल पेमेंट आपको लोगों को बताया था, है ना भाई। डिजिटल पेमेंट जिसका आप लोग बहुत अच्छे से सहारा ले रहे हैं इस समय पे करने में। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट आप लोग किस माध्यम से कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रकार है इसका यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, है ना भाई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूनिलाइटेड बोल सकते हो, यूनाइटेड बोल सकते हो, पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई की फुल फॉर्म है। आप लोग कहते हैं ना यूपीआई से पेमेंट कर दो, भीम यूपीआई से पेमेंट कर दो, ये वही डिजिटल माध्यम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सिक्के, नोट और ये डिजिटल पेमेंट में आप ऑनलाइन पेमेंट पढ़ रहे हैं, ये इसी का पार्ट है विमुद्रीकरण का ही।
देखिए भाई यूपीआई क्या है। यूपीआई, ये यूपीआई जो है एक त्वरित विभाग प्रणाली है या त्वरित विकसित प्रणाली है। ये किसके द्वारा विकसित है यूपीआई? ये एनपीसीआई द्वारा विकसित है यूपीआई। ये त्वरित यानी तुरंत भुगतान की एक प्रणाली है ना। कहते हैं ना भाई फ़ोन पे कर दिया है, पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, सेकंडों में पेमेंट। तो एनपीसीआई यूपीआई द्वारा विकसित है ना भाई, एनपीसीआई द्वारा विकसित त्वरित भुगतान प्रणाली है यूपीआई। ये किसके द्वारा विकसित है? ये एनपीसीआई के द्वारा विकसित है यूपीआई। ठीक है ना, याद रखना। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना है ना। याद रखना, ऑनलाइन का माध्यम जो यूपीआई है, यूपीआई को विकसित किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। ये विकसित किया गया था। ये एक त्वरित भुगतान प्रणाली है यूपीआई, तुरंत के तुरंत भुगतान हो जाता है। अच्छा, मैं बात करता हूँ यहाँ पे बात करता हूँ एनपीसीआई है ना, जिसके अंतर्गत यूपीआई। अब ये यहाँ पे आप लोग याद रखना 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को लॉन्च किया गया था। याद रखना कब लॉन्च किया गया था यूपीआई को? यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, 25 अगस्त 2016 को यूपीआई सक्षम सभी जितने भी ऐप थे जिसमें यूपीआई यानी ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम जुड़ सकता था यूपीआई, तो इन सभी को प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया था 25 अगस्त 2016 को। ये ना यूपीआई जो एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, एनपीसीआई के द्वारा विकसित है। ये इसको 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था और 25 अगस्त 2016 को यूपीआई को सभी जितने भी इसके एलिजिबल ऐप थे जिनमें यूपीआई पेमेंट हो सकती थी, उन सभी ऐप को प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया था यूपीआई। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कोई सा भी। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया? 11 अप्रैल 2016 को, है ना। यूपीआई किसके अंतर्गत है? ये एक त्वरित भुगतान प्रणाली है एनपीसीआई, उसी के अंतर्गत आता है यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़िए। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश कौन सा बना है? भारत। लगभग 55% यूपीआई का योगदान रहा है। आगे दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे थाईलैंड, चौथे पे साउथ कोरिया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन गया है भारत, है ना, सबसे ज़्यादा। और आगे मैं बात करता हूँ, देखिए भीम यूपीआई के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भीम यूपीआई, तो भीम यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आप कहते हैं भाई मैं भीम यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ। भीम मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये शुरू किया गया है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद रखना, ठीक है ना। भीम यूपीआई की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद रखो। अच्छा, ये जो भीम यूपीआई है ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही विकसित है, एनपीसीआई के द्वारा ही विकसित है। और याद रखना ये किसके नाम पे है भीम यूपीआई? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। याद रखना प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 7 थी। ये भी क्वेश्चन है, संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं, तो याद रखना। अच्छा, बात करते हैं अंबेडकर के नाम पे ये आया था, एनपीसीआई के द्वारा विकसित है ये भीम यूपीआई। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? भीम यूपीआई को 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। भुगतान की सीमा क्या है भीम यूपीआई की? तो 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकता है भीम यूपीआई के माध्यम से। चलिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है। अब मैं बात करता हूं भारतीय नोटों के बारे में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, इस पर मैं आप लोगों को चित्र सहित एक वीडियो भी ला के दूंगा। अगले कुछ दिन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें चित्र भी होंगे, जिसमें नोट के बारे में जानकारी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2000 रुपये का नोट है उसका कितना साइज़ है, या फिर 2000 रुपये के नोट पर पीछे किसकी फ़ोटो छपी हुई है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना भाई। देखिए, यहाँ नोट का नाम है, यहाँ पिछला जो चिन्ह है, पीछे जो चिन्ह है उसका, यहाँ आकार भी दिया हुआ है, रंग भी दिया हुआ है, और किस समय उसको नोट को शुरू किया गया था ये भी जानकारी आपको दी गई है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ 2000 रुपये के नोट पे। आपसे पूछेगा 2000 रुपये के नोट पे पीछे किसकी आकृति है, तो मंगलयान या चंद्रयान आप लोग बोल सकते हैं, ये शेप बना हुआ है।
₹2000 के नोट का साइज़ कितना है? 166 गुना 66 में, याद रखना। रंग कैसा है? तो मैजेंटा, कुछ कुछ हल्का सा गुलाबी टाइप का है। ₹2000 के नोट, इसे मैजेंटा बोलते हैं और 2016 में इसे शुरू किया गया था, ये याद रखना। डेट, फिक्स डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करता हूँ ₹500 के नोट के बारे में। ₹500 के नोट पर पीछे रेड फोर्ट दिखेगा, यानी लाल किला है। लाल किला कहाँ पे दोस्त? ये आपका दिल्ली में है और इसका साइज जो है वो है 150 गुना 66 और इसका जो कलर है स्टोन ग्रे टाइप का है। ₹50 का, कुछ कुछ हरा हरा सा आपको देखेंगे, स्टोन पत्थरी ग्रे टाइप का। 2016 में ये शुरू किया गया था। ₹200 के नोट के बारे में बात कर लो। ₹200 के नोट पर पीछे सांची का स्तूप है। सांची, सांची कहाँ पे है? MP में है, मध्य प्रदेश। तो ₹2000 के नोट के पीछे अगर आपसे पूछे किसकी फोटो है भाई, सांची का स्तूप है। इसका साइज 146 गुना 66 है और इसका जो कलर है, अगर ₹200 का नोट आपकी जेब में है तो उसको देख लेना आप लोग, कुछ कुछ पीला सा नजर आएगा, चमकीला पीला, और इसे 2017 में दोस्त शुरू कर दिया गया था। आगे मैं बात करता हूँ ₹100 के नोट के बारे में। ₹100 के नोट पर रानी की वाव का फोटो है, रानी की वाव, और ये मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको विमुद्रीकरण के साथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे ट्रिक से लाऊंगा और मैं चित्र सहित लाऊंगा, इसे याद रखना। तो भाई ₹100 के नोट पर रानी की वाव है। रानी की वाव गुजरात राज्य में है। 142 गुना 66 इसका साइज़ है और ₹100 के नोट का जो कलर है वो लेवेंडर टाइप का है, लेवेंडर कलर है। 2018 में इसे शुरू किया गया था। आगे बात करता हूँ ₹50 के नोट, जिस पर हम्पी का रथ बना हुआ ₹50 के नोट पे, ठीक है, याद रखना भाई। कर्नाटक राज्य है। तो देखिए भाई, स्टोन ग्रे का मतलब हरा हरा नहीं था, स्टोन ग्रे का मतलब पत्थरी कलर का है, पत्थरी कलर का है आपका ₹500 का नोट। लेकिन हम्पी का रथ, ये कर्नाटक, ये किस चित्र पर या किस नोट के पीछे है? ₹50 के नोट के पीछे। इसका साइज़ क्या है भाई? 135 गुना 66 है ₹50 के नोट का साइज़, और प्रदीप्त नीला है ना, प्रदीप्त नीला इसका कलर है। 2017 में ₹50 के नोट का शुरू कर दिया गया था। आगे मैं बात करता हूँ ₹20 के नोट के बारे में। अब ₹20 के नोट के पीछे छपा हुआ एलोरा, एलोरा की गुफा MH महाराष्ट्र में है, याद रखना। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। आगे ₹20 के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है? एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र है ना, में स्थित है। 129 गुना 63 का इसका साइज़ है। हरा सा पीला, हरा सा पीला है आप लोग अगर ₹20 के नोट को देखेंगे तो। 2019 में इसे शुरू किया गया था दोस्त, याद रखो। आगे ₹10 के नोट के बारे में बात करता हूँ। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में स्थित है। 123 गुना 63 का साइज़ है। चॉकलेटी भूरा सा है, कुछ कुछ चॉकलेटी भूरा सा, ब्राउन बोल सकते हो, और 2019 में इसे शुरू कर दिया गया था दोस्त। ₹5 के नोट के पीछे ट्रैक्टर है। 117 गुना 63 साइज़ है। हरा इसका कलर है, हरा सा, और 2002 और 2009 में इसे शुरू किया गया था। ₹1 के नोट के पीछे हरा और गुलाबी कलर है, हरा और गुलाबी लगभग, ठीक है ना। ₹1 के नोट पर देखिए, ₹1 के नोट पर हरा और गुलाबी कलर हो गया भैया, है ना। 97 गुना 63 इसका साइज़ है। 2016 में इसे शुरू किया गया था, ये याद रखो, ठीक है ना। आगे ₹1 का जो सिक्का है, सागर, सागर सम्राट तेल रिंग का उस पर बना हुआ है ना भाई। सागर सम्राट तेल रिंग टाइप का एक घेरा बना हुआ है, सागर सम्राट रिंग सा बना हुआ है। 2015 में इसे शुरू किया गया था, है ना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले नोट, ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के, ये नोट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 500, 2000 इत्यादि टाइप के थे। और 2023 में 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट है जिसे मैं अगली वीडियो में सुधार दूंगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना भैया। ये वाला पॉइंट इसमें मिसिंग है, इसे आप लोग भी नोट मत करना, इसको भी नोट मत करना, यहाँ से ऊपर वालों को नोट कर लेना। इसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो लाऊंगा, उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करा दूंगा, विद फोटो लेकर आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।